स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करने जा रहे हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रखी है और सेकंड यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 12, जिसके अंदर स्टूडेंट हम अपना टॉपिक क्लियर करेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसे हिंदी के अंदर बोला जाता है सहकारी अधिगम। तो स्टूडेंट हम अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं पहले आपको बताती हूँ कि सहकारी अधिगम है वो होता क्या चीज़ है। तो सहकारी अधिगम के अंदर स्टूडेंट आता है अंत संबंध की मुख्य विशेषताएं, सकारात्मक अंत निर्भरता और व्यक्तिगत विश्वसनीयता इसके अंदर क्या है मापी जाती है। जो सकारात्मक अंत निर्भरता है वो अपने समूह से यह मांग करता है कि चाहे समूह अच्छा है चाहे बुरा है, वो क्या है प्रत्येक स्थिति के अंदर साथ रहेगा। तो समूह के अंदर जब समूह के अंदर कोई भी छात्र अपना कार्य शुरू करते हैं तो उसके अंदर एक उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य को लेकर ही साथ क्या है चलते हैं। तो स्टूडेंट इससे क्या होता है कि जो समूह है, समूह के अंदर व्यक्तिगत जिम्मेवारी होती है, वो हर छात्र व्यक्तिगत अपनी एक जिम्मेवारी लेकर समूह के अंदर कार्य करता है। तो समूह के अंदर जो प्रत्येक छात्र है कार्य करने से उनके अंदर क्या है एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा संबंध बनता है। तो ये एक अच्छा संबंध स्थापित करना जरूरी नहीं है, बल्कि क्या है एक शिक्षक का यह भी कर्तव्य बनता है कि साथ साथ उस समूह की अच्छी जो संरचना है और संगठन पर भी ध्यान दें। तो जो छात्र समूह के अंदर अपना कार्य करते हैं, कोई भी किसी भी टारगेट को लेकर वो चलते हैं, किसी भी उद्देश्य प्राप्ति के लिए वो क्या है समूह के अंदर कार्य करते हैं। तो समूह के अंदर कार्य करने से वो एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना का भी विकास होता है। तो ये क्या है जो सहयोग की भावना से वो किसी भी कार्य को करते हैं, तो इससे क्या है जो ज्ञान होता है वो स्थायी ज्ञान रहता है। दूसरी तरफ हम बात करें जो तकनीक कौशल है, जैसे पढ़ना लिखना बोलना गणना करना आदि भी ये क्या है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम इसका प्रयोग ही नहीं करेंगे, जो हमारे पास कौशल हैं स्किल्स हैं जैसे पढ़ना लिखना बोलना सुनना गणना करना, तो अपने समूह के साथ अगर हम इस जो स्किल्स है हमारी तकनीकी कौशल हैं इनका प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये क्या है सारी स्किल्स हमारे लिए व्यर्थ हैं। अगर हम समूह के अंदर प्रॉपर टाइम से इसे यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, तो छात्रों में क्या है सहकारी स्थितियों के बारे में ज्ञान और कौशल प्रदान करने में तर्कपूर्ण तरीका यही है कि जो सहकारी अधिगम संबंधों कौशलों पर सिखाने के लिए जो टीचर हैं अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए। तो ये स्टूडेंट हमारा हुआ सहकारी अधिगम, जिसके अंदर छात्र क्या है मिलजुल कर कार्य करते हैं, उद्देश्य होता है इसके अंदर, उद्देश्य की सफलता के लिए वो कार्य करते हैं। इस जो समूह के अंदर सारे छात्र होते हैं, सारे छात्र किसी न किसी उद्देश्य को लेकर ही चलते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि व्यक्तिगत जिम्मेवारी होती है हर छात्र के ऊपर, और उसे अपने समूह को सफल बनाने के लिए जो भी उसको कार्य सौंपा गया है, जो भी उसको जो विषय सामग्री है उसके ऊपर क्या है प्रॉपर ज्ञान होना उन्हें बहुत जरूरी होता है। तो स्टूडेंट मैं आज आपको इसी के अंदर एक डेफिनेशन देती हूँ। वो डेफिनेशन है मोनिका शर्मा के अनुसार, जिन्होंने क्या है सहकारी अधिगम को लेकर अपने क्या विचार दिए हैं। तो सहकारी अधिगम को लेकर उन्होंने अपने जो विचार प्रस्तुत किए हैं कि छात्रों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक पारस्परिक अंत क्रियाएं तथा आपसी सहयोग करना ही सहकारी अधिगम है। तो ये मोनिका शर्मा जी ने अपने क्या है मत दिए हैं सहकारी अधिगम के बारे में। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि जो सहकारी अधिगम है इसके कुछ तत्व भी हैं, वो तत्व कौन कौन से हैं। सहकारी अधिगम के तत्व, वो तत्व कौन कौन से हैं स्टूडेंट, इसे भी क्या है हम पॉइंट टू ही पॉइंट डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट जो सहकारी अधिगम है इसके तत्व हैं, तो सहकारी अधिगम को प्रभावशाली और उत्पादक बनाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना भी बहुत जरूरी होता है। वो तत्व कौन कौन से हैं, पहला वो मैं तत्व आपको बताती हूँ स्टूडेंट, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि सकारात्मक अंत निर्भरता। सकारात्मक अंत निर्भरता। तो स्टूडेंट बात आती है जो सकारात्मक अंत निर्भरता है उसके अंदर
सारे छात्र क्या है, मिलजुल कर काम करते हैं। तो जो पूरे समूह के अंदर मिलकर काम करते हैं, तो उसमें पूरे समूह में एक दो व्यक्तियों का सक्सेसफुल होना, सफलता प्राप्त करना ही पूरे समूह की सफलता नहीं है। तो उन्हें इस बात से परिचित करवाया जाता है कि एक दो जो व्यक्ति हैं, जो छात्र हैं, उनकी सफलता किसी काम की नहीं है जब तक क्या है पूरे दूसरे छात्र हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो जाते। तो उन्हें इस बात से अवगत करवाया जाता है कि पूरे समूह के अंदर, चाहे वो समूह कितने ही छात्रों का है, कितने ही विद्यार्थियों का है, तो उसके अंदर पूरे विद्यार्थियों का सक्सेसफुल ही होना बहुत जरूरी है। तो विद्यार्थियों को यह प्रोत्साहित करवाया जाता है, विद्यार्थियों को हम यह समझ जाते हैं कि उनके जो कार्य है समूह के कार्यों में सहायक होते हैं। समूह द्वारा प्रयास क्या है, कार्यों जो समूह द्वारा कोई भी छात्र प्रयास करता है वो पूरे समूह के कार्य में ही सहायक होते हैं। वे यह भी समझते हैं कि अधिगम में समूह के सभी सदस्य क्या है संसाधनों में मिलजुल कर उसको बांट कर क्या है उसका प्रयोग करते हैं। अगर एक समूह की सफलता होती है, जब सफलता की ओर वो बढ़ता है, तो इसमें क्या है सारे विद्यार्थी उस चीज को लेकर जश्न मनाते हैं और उनके अंदर स्टूडेंट क्या है जो बात करते हैं कि अध्यापक छात्रों में अंत निर्भरता उत्पन्न करनी होती है, जैसे उन्हें उन कौशलों का विकास करना होता है। इसके अंदर जो क्या है पढ़ने लिखने सुनने गणना करने आदि से संबंधित है। तो इसके अंदर यह पता चल जाता है बच्चे को कि जो भी हमने कार्य करना है मिलजुल कर करना है, बांट कर करना है। और एक समूह के अंदर जो हम फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर रहे हैं सकारात्मक अंत निर्भरता की, एक दो व्यक्तियों का सक्सेसफुल होना कोई मायने नहीं रखता, पूरे जो समूह का सक्सेसफुल होना ही पूरे समूह की सफलता पर निर्भर करता है। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट हम क्लियर करते हैं कि क्षमता कार्य साक्षात अंत क्रिया। क्षमता स्टूडेंट सेकंड पॉइंट आता है हमारा, सेकंड पॉइंट है क्षमता कार्य साक्षात। स्टूडेंट पॉइंट हमारा आता है कि क्षमता कार्य साक्षात अंत क्रिया। स्टूडेंट इस पॉइंट के अंदर हम बात करते हैं कि क्षमता कार्य अंत जो क्रिया है कि उत्साहवर्धन अंत क्रिया ऐसे व्यक्ति में देखने को मिलती है कि जो एक दूसरे से अच्छी और प्रभावशाली सहायता प्रदान करते हैं। एक दूसरे के जो संसाधन है, जो विषय सामग्री से संबंधित कोई भी चीजें हैं वो क्या है मिलजुल कर बांट कर एक दूसरे का जो यूज करते हैं। अगर एक छात्र को जरूरत है तो वो दूसरे छात्रों की सामग्री का संसाधनों का प्रयोग करता है, अगर दूसरों को जरूरत है तो वो क्या है आपस में मिलजुल कर बांट कर क्या है पूरा जो भी उनका टारगेट है उनकी सफलता के लिए पूरा प्रयास करते हैं। तो अगर किसी के कोई भी कार्य के अंदर कोई कमी आ रही है उसे प्रतिपुष्टि प्रदान करके क्या है उसके जो अंदर कोई कमियां हैं उनको सुधारने के लिए बोला जाता है और एक दूसरे के साथ अच्छे जो विचार हैं उनका आदान प्रदान किया जाता है। तो इसके अंदर स्टूडेंट बात आती है कि अच्छी गुणवत्ता वाले निर्णय और समस्याओं का किस प्रकार सुधार करना है, ये बातचीत पूरे समूह के अंदर जो छात्र हैं आपस में मिलकर बात करते हैं और निर्णयों को चुनौती और तर्क वितर्क आपस के अंदर करते हैं स्टूडेंट। तो पारस्परिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या है प्रयास, जो पारस्परिक उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है कि हमने सफलता की ओर कैसे बढ़ना है। तो क्षमता कार्य ये हमारा पॉइंट क्लियर हुआ स्टूडेंट, क्षमता कार्य साक्षात अंत प्रक्रिया। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो समूह के अंदर पूरा छात्र काम कर रहे हैं तो वो क्या है अपनी जिम्मेवारी समझते हैं, हर जिम्मेवारी को लेकर अपने समूह को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। तो इसके अंदर व्यक्तिगत जिम्मेवारी व्यक्तिगत भावना को देखा जाता है। तो जो अध्यापक है, अध्यापक पूरे सर्कल के अंदर राउंड रखता है कि कौन सा छात्र किस चीज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके अंदर कौन सी जिम्मेवारी है, क्या वो पूर्ण रूप से भाग भी ले रहा है। तो जो अध्यापक है, अध्यापक अपनी जिम्मेवारी एक विशेष ढंग से निभाता है। इसके अंदर वो स्टूडेंट मैं आपको पॉइंट के द्वारा बताती हूँ कि जो समूह का आकार छोटा होना चाहिए, अध्यापक ये देखता है। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट हम क्लियर करते हैं कि समूह में बालकों को अपने व्यक्ति उत्तरदायित्व के प्रति प्रोत्साहित करना, बालकों को एक एक करके प्रश्न पूछना कि वो अपने समूह के अंदर कौन सा कार्य कर रहे हैं,
फिर बात आती है कि जो छात्र है, छात्रों को बुलाना और उनकी परीक्षा लेना। अगला पॉइंट आता है कि छात्र को यह बताना कि उन्होंने क्या और कैसे कोई भी कार्य को करना है। ये क्या है, एक अध्यापक समूह में एक जिम्मेवारी को निभाता है अपने ही ढंग से। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारे अंत व्यक्तिगत कौशल। अंत व्यक्तिगत कौशल। अब पॉइंट आता है स्टूडेंट की अंत व्यक्तिगत कौशल कैसे, कि बच्चे हैं, बच्चों को जो छात्रों के प्रयासों में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आपसी बच्चों के अंदर क्या है, तालमेल पैदा करना। और जो वो तालमेल पैदा करता है उसको क्या है, हम पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं कि एक अध्यापक पेरेंट्स बच्चों के अंदर आपसी तालमेल कार्य, जो आपसी तालमेल पैदा करते हैं, उनको आगे कौन कौन से नियमों के बारे, कैसे आपके अंदर मिलजुल कर कार्य करना है, कैसे आपने जो अपने समूह को सफलता की तरफ बढ़ाना है। ये पॉइंट स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन, कि उन्हें एक दूसरे को जानना समझना चाहिए और एक दूसरे पर क्या है, भरोसा करना चाहिए। कोई भी छात्र है पूरे ग्रुप के अंदर जब वो कार्य करते हैं। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की उन्हें एक दूसरे के साथ सही और उचित तरीके से बातचीत करनी चाहिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वहाँ पे जो क्या है, गर्म का माहौल नहीं बनाना चाहिए। अगर किसी से कोई गलती भी हो जाती है तो प्यार से उसे क्या है, स्नेहपूर्वक सद्भावना से उन्हें समझाना चाहिए। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट कि उन्हें एक दूसरे को स्वीकार करना चाहिए तथा एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। तो स्टूडेंट जो आपके अंदर तालमेल बिठाते हैं, आपसे सहयोग की बात सिखाते हैं, ये किसी जादू से नहीं होता, बल्कि उनको स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही उनके बिहेवियर के अंदर चेंज लाया जाता है कि उन्होंने दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है। अगर कोई अपंग बालक है, कोई हैंडीकैप्ड बच्चा है, उसको आपने किस प्रकार रिस्पेक्ट से बात करनी है। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या है, बच्चों के अंदर आपसी तालमेल पैदा करने के लिए मैंने आपको कुछ पॉइंट भी बताए जो क्या है, ये सब चीजें क्या है, उन्हें बचपन से ही सिखाई जाती हैं कि आपने दूसरों के साथ कैसा बिहेवियर करना है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा समूह प्रक्रिया पर। समूह प्रक्रिया पर। समूह प्रक्रिया करने के अंदर जब छात्र क्या है स्टूडेंट्स, कि छात्र पूरे समूह के अंदर कार्य करते हैं, तो पूरे समूह के अंदर कार्य करने के लिए वो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, उस उद्देश्य को किस प्रकार हमने सफलता तक पहुंचाना है, किस प्रकार उसके अंदर जो प्रयास है, प्रयासों को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने जो क्या है, दूसरों के सामने प्रदान करना है। तो स्टूडेंट इसमें वो जो समूह के अंदर जो प्रयास हैं, दूसरों के सामने किस प्रकार उसे स्पष्ट करते हैं, दूसरों के सामने किस प्रकार उसे पेश करते हैं, इनमें सुधार किस प्रकार करना चाहिए। तो इस प्रकार करने से जो बच्चे हैं सभी आत्मविश्वासी बनते हैं, मित्रों का सहयोग प्राप्त करते हैं, और ये क्या है, छात्र केंद्रित विधि मानी गई है। तो इसमें अंदर जो क्या है स्टूडेंट की जो शिक्षक है, अध्यापक सहगामी अधिगम समूहों का विधित्व आलोचन करता है इसके अंदर। तो जो अध्यापक है, अध्यापक कक्षा को छोटे छोटे समूहों के अंदर बांट देता है, फिर उसे क्या है, एक समान उसको जो समूह प्रक्रिया करना है वो प्रदान करता है, और ये सुनिश्चित कर देता है कि सहकारी अधिगम सभी छात्रों के लिए सफल है या नहीं है। जब यह सुनिश्चित करते हैं तो सभी छात्रों में आपसी सहयोग और विषय वस्तु में निपुणता प्राप्त की भावना भी विकसित होनी चाहिए। तो ये जो क्या है, समूह प्रक्रिया के करने के अंदर बालक अपने उद्देश्यों को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उनकी जो उद्देश्य हैं उनकी स्पष्टता प्रदान करने के लिए, उनको जो उनके अंदर कोई कमियां हैं उनके अंदर किस प्रकार सुधार करना है। तो इससे क्या है, जो विद्यार्थी है, जो छात्र है, वो आत्मविश्वासी बनते हैं। अब हम जो 5 पॉइंटों के बाद स्टूडेंट जो इसके तत्व थे, अब हम बात करते हैं जो सहकारी अधिगम है, इसके कुछ लाभ भी हैं और इसकी कुछ हानियां भी हैं। तो पहले स्टूडेंट हम क्लियर करते हैं जो सहकारी अधिगम है उसके लाभ। सहकारी अधिगम, सहकारी अधिगम के लाभ, वो लाभ कौन कौन से हैं स्टूडेंट, इसे भी क्या है, हम पॉइंट टू ही पॉइंट क्लियर करेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर करवाने जा रही हूँ कि सामाजिक विकास। सामाजिक विकास।
सामाजिक विकास कैसे? क्योंकि जो छात्र हैं, छात्र पूरे समूह के अंदर जिम्मेवारी को समझकर कोई भी कार्य करते हैं, तो इससे जब वे अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारियों को समझते हैं तो इससे बच्चों के अंदर, पूरे समूह के अंदर सामाजिक विकास होता है। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट हम क्लियर करते हैं, शांति, जो छात्र केंद्रित शिक्षा। सेकंड पॉइंट है हमारा छात्र केंद्रित शिक्षा। छात्र केंद्रित शिक्षा। तो स्टूडेंट बात आती है कि छात्र केंद्रित शिक्षा कैसे? क्योंकि इसके अंदर जो छात्र हैं, छात्र पूरे समूह के अंदर कार्य करते हैं और उनका एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य को लेकर ही वो संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र द्वारा निरंतर होती है, इसलिए इसे क्या है, छात्र केंद्रित शिक्षा कहा जा सकता है। इसे क्या है, जो छात्र केंद्रित शिक्षा कहा जाता है। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट अब हम क्लियर करते हैं इसी के अंदर। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कि प्रभावशाली विधि। प्रभावशाली विधि। प्रभावशाली विधि कैसे? क्योंकि जो स्टूडेंट है पूरे समूह के अंदर कार्य करते हैं तो उनको अपने विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी होती है, तो वो उनके लिए स्टूडेंट क्या है, चिरस्थायी अधिगम प्रदान किया जाता है, जो उसे क्या है, लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। क्योंकि जो छात्र हैं सभी अपने प्रयासों के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा हर प्रॉब्लम को सुलझाते हैं, तो ये प्रभावशाली विधि इसलिए सहकारी अधिगम है जो मानी गई है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा कि मित्रों से सहयोग। मित्रों से सहयोग। क्योंकि पूरे छात्र, जब पूरा कोई भी छात्र है अपने समूह के अंदर कार्य करते हैं तो मित्रों के सहयोग से करता है, मित्रों के होते हुए वो क्या है, तनाव मुक्त रहता है। तो ये इसके अंदर जो ये विधि मानी गई है, ये क्या है, पूरी मित्र मंडली के सहयोग से चलती है। कोई भी प्रयास इसके अंदर किसी उद्देश्य को करने के लिए किए जाते हैं, वो मित्रों के छत्र छाया के अंदर किए जाते हैं। तो एक मित्रों के होते हुए कोई भी बच्चा इसके अंदर तनाव मुक्त रहता है। अगला पॉइंट आता है सहयोग की भावना का विकास। सहयोग की भावना का विकास। स्टूडेंट जब पूरे छात्र एक समूह के अंदर कार्य करते हैं तो वो एक दूसरे के सहयोग करके ही कार्य करते हैं। अगर किसी कोई भी विषय सामग्री जो कार्य है, कार्य से सामग्री कोई भी रिगार्डिंग है, रिलेटिव है, तो वो एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं। कोई किसी चीज के अंदर कोई कमी है तो वो क्या, उसको सुधारने के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इससे जो मित्रों सहयोग की भावना के साथ साथ उनके अंदर क्या है, सामाजिक विकास भी होता है, क्योंकि वो अपनी पूरी जिम्मेवारियों को समझते हैं। तो स्टूडेंट बात आती है कि सहकारी अधिगम तभी सफल होता है जब वो क्या है, मित्रों के सहयोग से पूर्ण कोई भी कार्य करते हैं, उनके सहयोग से ही करते हैं। इस प्रकार सहकारी अधिगम छात्रों में सहयोग की भावना का भी विकास होता है। अगला पॉइंट आता है स्वयं कार्य करके सीखना। स्वयं कार्य करके सीखना। स्टूडेंट इसमें जो भी छात्र है, छात्र स्वयं करके किसी भी जब उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं तो स्वयं कार्य करके ही हर चीज को सीखते हैं। तो स्वयं कार्य सीखना सीखने का सबसे अच्छा ढंग माना जाता है। इसके अंदर जो भी बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है वो उन्हें क्या है, स्थायी लॉन्ग टाइम तक रहता है, वो स्थायी ज्ञान बन जाता है, जो कभी ना भूलने वाला ज्ञान होता है। तो स्टूडेंट इसके अंदर छात्रों को इस ढंग से अधिगम प्राप्त करने का पूरा अवसर प्रदान होता है, उन्हें पूरा अवसर दिया जाता है, जिससे अपने हाथ से किसी भी कार्य को वो करके सीखते हैं। इससे स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है जो उनको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट हम क्लियर करते हैं, एकता की भावना। एकता की भावना। बात आती है स्टूडेंट की एकता की भावना।
अब सहकारी अधिगम छात्रों में एकता की भावना का भी विकास करता है। वो मिलजुल कर एकजुट होकर किसी भी उद्देश्य, जो उनके सामने कोई उद्देश्य होता है, उनकी सफलता के लिए वो क्या है, मिलजुल कर कार्य करते हैं एकजुट होकर। तो इसमें वो बिना किसी जात पात के, बिना किसी धर्म के, बिना किसी एक दूसरे को हीन भावना से देखने की बजाय वो एक दूसरे को समान देखते हैं, जिससे उनमें क्या है, जो समानता की भावना का विकास होता है। भाईचारे की भावना के अंदर ही मिलजुल कर वो सारा कार्य को सौंपते हैं, तो सारा एक दूसरे को कार्य सौंपते हैं और उन पूरी जिम्मेवारी से करते हैं। तो बच्चों के अंदर एकता की भावना का विकास सहकारी अधिगम द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है उत्तरदायित्व की भावना। उत्तरदायित्व की भावना। स्टूडेंट, उत्तरदायित्व की भावना, अब इस पॉइंट को हम क्लियर करते हैं कि जो उत्तरदायित्व की भावना, जो भी पूरे समूह के अंदर किसी भी बच्चे को कोई भी कार्य सौंपा जाता है, वो अपनी जिम्मेवारी, व्यक्तिगत जिम्मेवारी मानकर ही उस कार्य को संपूर्ण करता है। तो सहकारी अधिगम में छात्र अपने सहपाठियों को अधिगम कार्य में सहयोग देते हैं। इस प्रकार उनके अंदर क्या है, उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। तो जो सहकारी अधिगम है, इसके लाभ होने के साथ साथ इसके अंदर कुछ दोष भी मिलते हैं। वो दोष कौन कौन से हैं स्टूडेंट, उसे भी हम क्या है पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। सहकारी अधिगम, सहकारी अधिगम के दोष। वो सहकारी अधिगम के दोष कौन कौन से हैं स्टूडेंट, इसे भी पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हैं हम। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ, समय खर्चीली विधि। समय खर्चीली विधि। समय खर्चीली विधि कैसे स्टूडेंट, जो ये विधि है सहकारी अधिगम, ये छात्रों पर ही डिपेंड होती है। तो छात्र इसके अंदर अधिक समय व्यर्थ करते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। तो सहकारी अधिगम द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम पूरा करवाने में बहुत अधिक ही समय खर्च होता है। तो प्रत्येक छात्र सीखने में अपने से पाठ्य जो वस्तु से ग्रहण करेगा, तो ये जो पाठ्यक्रम है इसके अंदर, इसको पूरा करवाने के लिए बहुत ही समय वेस्ट होता है, व्यर्थ होता है। तो जो छात्र है वो अपने हिसाब से चलते हैं, तो इसे क्या है, समय खर्चीली विधि भी माना गया है। अगला पॉइंट आता है शिक्षकों पर विरोध या शिक्षकों द्वारा विरोध। शिक्षकों द्वारा विरोध। शिक्षकों द्वारा विरोध कैसे, देखिए इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि सहकारी अधिगम का प्राय शिक्षकों द्वारा विरोध ही किया जाता है, क्योंकि शिक्षकों का कक्षा का सारा पाठ्यक्रम एक निश्चित समय अवधि में करना होता है, जो सहकारी अधिगम द्वारा संभव नहीं है। क्योंकि इसका एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर ही पूरे पाठ्यक्रम को समाप्त करना होता है, जो क्या है सहकारी अधिगम में ये चीज संभव नहीं है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा उचित प्रबंध की आवश्यकता। उचित प्रबंध की आवश्यकता। उचित प्रबंध की आवश्यकता कैसे, क्योंकि जो सहकारी अधिगम विधि है इसके अंदर उचित प्रबंध की आवश्यकता होना बहुत जरूरी है। अव्यवस्थित अवस्था में जो सहकारी अधिगम है उसमें जो छात्र एक उपहास मात्र बनकर ही रह जाता है। जो सहकारी अधिगम है, अगर अव्यवस्थित ढंग से इसके अंदर कोई भी कार्य हो रहा है, तो ये जो अधिगम है एक उपहास मात्र बनकर ही रह जाता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट हम क्लियर करते हैं, नई विधि। अगला पॉइंट है नई विधि, न्यू मेथड भी आप इसे बोल सकते हो। नई विधि कैसे, कि जो सहकारी अधिगम है एक तरह की नई विधि मानी जाती है, तो इसलिए अधिकतर स्कूल इस विधि का प्रयोग करना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि ये एक नई विधि है, इसके अंदर समय की वेस्टेज ज़्यादा है, उचित फैसिलिटीज चाहिए, हर प्रबंध चाहिए, वो क्या है
हर स्कूल नहीं दे सकता, तो ये क्या है, एक नई विधि मानी जाती है जो हर स्कूल इसका उपयोग करने से कतराते हैं। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट महंगी विधि। महंगी विधि, महंगी विधि के अंदर स्टूडेंट हम क्लियर करते हैं कि जो सहकारी अधिगम में छात्रों के लिए विशेष सामग्री और उपकरण की आवश्यकता होती है, इसके अतिरिक्त खर्चा करना पड़ता है, जो क्या है, इसको महंगी विधि बोला गया है। इसके लिए छात्रों को हर चीज की जरूरत पड़ती है, हर फैसिलिटी स्कूल को देनी पड़ती है, तो अधिकतर स्कूल इस जो विधि का प्रयोग करने से कतराते हैं, तो इस प्रकार इसे क्या है, महंगी विधि बोला गया है। तो ये स्टूडेंट हमने अपना मेथड क्लियर किया, जो क्या है सहकारी अधिगम अगला टॉपिक था जो हमारा। तो सहकारी अधिगम का पहले मैंने आपको अर्थ बताया, ये होता है क्या चीज, फिर इसकी मैंने परिभाषा दी मोनिका शर्मा के अनुसार। फिर बात आती है कि सहकारी अधिगम के तत्व कौन कौन से हैं। तत्व मैंने आपको बताया, सकारात्मक अंत निर्भरता, शिक्षाकार शिक्षा अंत क्रिया जिसे आप बोलते हो। अगला पॉइंट हमारा आता है स्टूडेंट कि जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है इसके अंदर। फिर आता है अंत व्यक्तिगत कौशल समूह प्रक्रियाकरण। अगला पॉइंट आता है कि हमारा स्टूडेंट जो सहकारी अधिगम के लाभ है, वो लाभ कौन कौन से हैं, जैसे सामाजिक विकास, छात्र केंद्रित इसके अंदर शिक्षा होती है, प्रभावशाली विधि है, मित्रों के सहयोग इसके अंदर प्राप्त होता है। फिर बात आती है कि सहयोग की भावना का विकास, समय करके सीखना, एकता की भावना, उत्तरदायित्व की भावना, ये इसके क्या है, लाभ है। अब इसकी कुछ हानियां भी हैं, वो हानियां कौन कौन सी हैं, इसके अंदर दोष कौन कौन से हैं। समय तरकीबी विधि है, शिक्षकों द्वारा इसका विरोध होता है, उचित प्रबंध की आवश्यकता होती है, नई विधि है, और ये क्या है, महंगी विधि है। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ खत्म। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।